आज़ाद वर्ल्ड इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। आज है 29 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं रात का स्पेशल प्राइम टाइम शो। दुनिया भर की खबरें। आज खबरें ईरान की होंगी, गज़ा की होंगी, लेबनान सीरिया की खबरें होंगी और फ्रांस की एक बड़ी अहम खबर है। इसराइल की खबरें हैं, अहम खबरें हैं। तो सारी खबरें आपके सामने बिना हेडलाइंस के रखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि फ्रांस ने इसराइल के एक बर्ताव पर ये कहा है कि नाकाबिले बर्दाश्त है, जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हुआ क्या, एक फ्रेंच डेलीगेशन इसराइल जाना चाहता था, उसे इसराइल में एंटर होने से ही रोक दिया इसराइल ने, इसराइली हुकूमत ने उस फ्रेंच डेलीगेशन को इसराइल में एंटर होने से रोक दिया। और फ्रांस ने कहा कि यह अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है और ना कबूल करने के लायक है। असल में इल्ज़ाम क्या लगाएं इसराइल ने, वो सुनिएगा तो और ज़्यादा चौंक जाइएगा आप। फ्रांस के डेलीगेशन पर, यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्क में से एक फ्रांस के डेलीगेशन पर क्या इल्ज़ामात लगाएं। ये कहा है कि फ्रांस फॉरेन मिनिस्ट्री अक्यूज्ड इजराइल एम्बेसी ऑफ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑन ट्यूसडे आफ्टर इट बैन 2 फ्रेंच ग्रुप्स। 2 फ्रेंच ग्रुप गए थे, उन्हें अंदर आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इस पर तमतमा गया फ्रांस और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो लोग किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हैं। फ्रांस के ऑफिशियल डेलीगेशन, फ्रेंच ग्रुप्स, मान लिया ऑफिशियल भी नहीं, नॉन ऑफिशियल हैं, उनको सिर्फ इसलिए नहीं आने दिया। इसराइल ने कहा ये लोग आतंकवादी समूह से ताल्लुक़ रखते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात रखते हैं। क्या इल्ज़ाम है फ्रांस के ऊपर। अभी इस पे मामला और खींचेगा, देखिएगा सर। एम्बेसी का खेल शुरू हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस के सामने ब्रीफ कर रहे थे, एक कोई मौका था उस पर, 29 अप्रैल की खबर है। बोले कि गजा में 24 होस्टेजेस जिंदा हैं अभी भी, साथ में उनकी बेगम भी बैठी हुई थी, सारा नेतन्याहू। वो हल्के से खामोशी से बोली कम, मतलब कि कुछ कम जिंदा हैं, जितने आप बता रहे हो उतने नहीं। हेब्रू में उन्होंने कहा फ्यूअर, कम। यानी बेंजामिन नेतन्याहू से ज्यादा जानकारी सारा को है क्या, या बेंजामिन नेतन्याहू सारा को सब सच बताते हैं लेकिन आवाम और मीडिया को झूठ। बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि उनके एयर स्ट्राइक्स में, आईडीएफ की एयर स्ट्राइक्स में गजा के होस्टेजेस मारे जा रहे हैं। क्या सारे होस्टेजेस मार दिए जाएंगे और उसके बाद फिर क्या होगा? कोई सीज़फायर नहीं, फिर जो सोच रखा है वही। क्या सारा ने इस तरीके से नेतन्याहू की पोल पट्टी खोल दी है, अनजाने में ही सही, कि नेतन्याहू अब भी जो 24-24 का राग अलाप रहा है, असल में तादाद उससे कम हो चुकी है और ये गजा के होस्टेजेस उनकी फैमिलीज़ के लिए मुश्किल का सबब है। बताया ये भी गया इस दौरान कि 59 होस्टेजेस जिंदा या मुर्दा अब भी गजा में हैं और 49 टोटल अब तक मारे गए हैं। लिहाजा 100 से ज़्यादा तो लगभग 196 जो थे उनमें जिंदा में से 147 उसमें से वापस इसराइल आ गए हैं, क्योंकि हमास ने डील के तहत उन्हें कई मरहलों में छोड़ दिया था। लेकिन ये जो 24 जिंदा हैं उस पर जो सारा ने कहा है कि नहीं, इससे कम जिंदा हैं। हल्के से कान में, हल्के से, कुछ ऐसे नहीं वो बीवियाँ बोल दे हाँ कम, वैसे बोला है, लेकिन वो माइक पर कैच हो गया, पकड़ गया। खैर बढ़ते हैं आगे। आईडीएफ ने पहली बार रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमास के। वो तो टेररिस्ट और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखते हैं, लेकिन हमने इस खबर को तफसील से अंदर पढ़ा तो हमें पता चला ये बार रॉकेट क्या है। दरअसल एक तरह से ये ड्रोन ही है। आपने सुना, हमने आपको 5 दिन पहले ये बताया था कि इसराइल ने कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल तेज़ी से शुरू कर दिया है। कामिकाज़े ड्रोन वो जो एक तरफ जिनकी फ़्लाइट होती है, जो जाते तो हैं कभी वापस नहीं आते, यानी कामिकाज़े खुदकुश, जापानी का लफ्ज़ है, जहाँ तक मुझे पता है 2nd वर्ल्ड वॉर में ये यूज़ हुआ था। कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें बार रॉकेट कहा जा रहा है, क्योंकि एक रॉकेट और बम की तरह इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है बॉम्ब वगैरह गिरा देना, लेकिन ये खुद अपने आप में एक बम या एक मिसाइल, एक रॉकेट होता है। ये इनका इस्तेमाल तेज़ कर दिया और इनकी ये ख़तरनाक है और इनकी हर तरफ मजम्मत हो रही है। वजह इसकी ये है कि ये रॉकेट्स जाते हैं और पहले जिसको ये टारगेट करना होता है उसके आसपास खूब चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल ढूंढ के टारगेट करते हैं।
पहले परख लेते हैं ज़्यादा नुकसान कहाँ पहुँचाया जा सकता है। इसलिए इनकी मजम्मत हो रही है क्योंकि इनका इस्तेमाल जो बेघर लोग हैं उनके टेंट्स पर हो रहा है अब ज़्यादातर, जिसमें औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। वैसे भी इसराइल पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो इस जंग में, और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा है कि इस जंग में ढूंढ ढूंढ कर औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है ताकि फ़लस्तीनियों की अगली नस्ल ख़त्म हो जाए। क्या इन बार रॉकेट्स को इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि बिल्कुल गाइडेड, सटीक हमला करें जाकर, एक्यूरेसी इनकी बिल्कुल हाई हो, जहां मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो ये मंडराते हैं और अपने शिकार को पूरी तरीके से देख लेते हैं कहाँ ज़्यादातर लोग निशाना बनाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है IDF kills PFLP terrorist who टू हमास टेररिस्ट इन गज़ा। अब देखिए इनकी भाषा है, ये खबरें कहीं नहीं है, ये खबर इसराइली मीडिया में है और उन्होंने बाकायदा फ़ोटो भी जारी किए हैं। कई बार वो फ़ोटो जारी करते हैं जिसके कई दिन बाद, हमने महीनों महीनों बाद देखा है। आपने देखा है ना, हमास के सीनियर लीडर्स जो हमेशा मरकर ज़िंदा हो जाते थे वो मारे गए ना। इसराइल ने महीनों पहले बता दिया था, हमास की तरफ से जब सीज़ फायर हो गया तब उस बात को कबूला किया। अब इन्होंने फिर ये 3 नए फ़ोटो दिए हैं, मुस्तफ़ा अल मुतव्वक़, अली नद्दाल हुस्नी सफरीती और सईद अबू हसनैन के, कि इन सब को एलिमिनेट कर दिया गया है। इसमें एक फ़लस्तीन जो PFLP जो है उसके भी लोग हैं और इसके अलावा हमास के 2 लोग हैं। तो 3 लोगों को ये बताया कि IDF ने एलिमिनेट कर दिया है, उनको मार डाला है। और पॉपुलर फ्रंट जो है, फ़लस्तीन की लिबरेशन पॉपुलर फ्रंट जो है, उसका भी एक बंदा इन्होंने मारा है। तो ये भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोग मारे जा रहे हैं, लड़ाके भी तो मारे जा रहे हैं। ईरान की खबर पर आते हैं। IRGC की नेवी चीफ ने कहा है कि आउटसाइडर्स जो हैं वो पूरे पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी को अपसेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो यहाँ पर तोड़फोड़ करना चाहते हैं, वो यहाँ पर खलबली फैलाना चाहते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे पूरे रीजन में एक ख़तरा, बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा। द कमांडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स नेवी, उन्होंने ये वार्निंग दी है, अली रज़ा तांगसिरी ने, और ये कहा है कि बंदर अब्बास में जो हुआ है वो एक हादसा है, हम उसकी तहकीकात जारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे पर्शियन गल्फ में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस रीजन के लिए ख़तरनाक बन सकता है, न सिर्फ ईरान के लिए। तो उन्होंने ये वार्निंग दी है और कहा है कि हम दुश्मन से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। सीरिया में फिर कुछ गड़बड़ हुई है। सीरिया में जरामना जो सिटी है वहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है और उसकी वजह बनी है वही जो भारत में होती है, अफवाह। यहाँ पर पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी बेहुदा ज़ुबान में कुछ गलत बातें कही गई, उसका एक ऑडियो वायरल हुआ और आप रसूलुल्लाह के बारे में शान में उनकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती सीरिया में। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बंदूक उठाई और मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग जिन पर शक था कि ये लोग इसमें शामिल हैं, बल्कि लड़ाई दोनों तरफ से हुई। ये बताया जा रहा है कि कुल जमा जो है 5 लोग जो हैं मारे गए हैं और 10 और ज़ख्मी हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि द्रूज़ जो कम्युनिटी है ना, अलग ही कम्युनिटी है, ना वो शिया है, ना वो सुन्नी है, ना वो मुसलमान है, ना वो सही से यहूदी हैं, एक द्रूज़ कम्युनिटी है। उस द्रूज़ कम्युनिटी के एक रिलीजियस क्लेरिक ने, या यूँ समझें कि उनके एक मजहबी रहनुमा ने ये बातें पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कही थी, ये बातें जिनसे लोगों के दिल दुख गए और इसकी वजह से जो है वो ये सारा हुआ कि 5 लोग मारे गए और 10 जख्मी हुए। फिलहाल वहाँ पर टेंशन है। रशिया और यूक्रेन की खबर पर आते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये शुबा जाहिर किया है कि व्लादिमीर पुतिन, मतलब रशिया, बेलारूस में कुछ बड़ा कर रहा है, बेलारूस में कुछ साजिश रची जा रही है। ये इन्होंने कहा, वॉर्सा में कहा, लेकिन ये इत्तला या ये पूरी इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं करवाई कि रूस कर क्या रहा है, बस एक हिंट दिया, प्रिपेयरिंग समथिंग इन बेलारूस। अब वो क्या है पता नहीं। अच्छा, उधर रशिया ने, क्रेमलिन ने ये कहा है कि वो यूक्रेन के जवाब का इंतज़ार कर रहा है,
क्योंकि रूस ने अपनी तरफ से एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया है मई के महीने में, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए। ये पेशकश रूस की तरफ से की गई कि हम 3 डे सीज फायर करना चाहते हैं। इस पर यूक्रेन का जवाब अभी आना बाकी है। क्या यूक्रेन रूस के मज़े में, उसके रंग में भंग डालेगा? रंग की बात इसलिए है कि रूस ने ये किया क्यों? 8, 9, 10 मई को सीज फायर एक तरफा अपनी तरफ से ऐलान क्यों किया कि हम यूक्रेन में हमला नहीं करेंगे उस दिन, और यूक्रेन भी ना करे? असल में उस दिन 80 साल पूरे हो रहे हैं ये इनकी जीत के नाज़ी जर्मनी पर। वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाज़ी जर्मनी पर जीत हासिल की गई थी, उसके 80 साल इन दिनों में पूरे हो रहे हैं। उसका जश्न मनाने के लिए रूस ने ये सीज फायर किया है। क्या ज़ेलेंस्की मानेंगे? पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप शायद ऑटो मेकर्स, जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं, या यूं समझे मोटरसाइकिल कार बनाने वालों को कुछ टैक्स में राहत दे सकते हैं, टैरिफ्स में। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल्स की बिक्री कम हो गई है। कहते हैं ना कि बाल्टी लगी फटने तो खैरात लगी बटने। वो जो भी हर जगह अलग अलग मिसाल है। मिसाइलों की देखिए बात, कभी ज़ुबान कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए ये छूट दी है क्योंकि बिक्री गिरने लगी है। ऑटोमोबाइल मेकर्स भाग भाग कर जाने लगे हैं कि हुजूर फैक्ट्रियां तबाह हो जाएंगी, आपको इलेक्शन का चंदा कहाँ से देंगे। एक ऑटोमोबाइल मेकर कंपनी टेस्ला भी है, जिसके मालिक को इन्होंने अपनी कैबिनेट में रखा था, आपको पता है ना। खैर, हरकतों से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान। अब डिप्लोमेटिक नहीं, काइनेटिक होगी लड़ाई। कांग्रेस नेता शशि थरूर की वार्निंग। अब बताइए, बीजेपी के भी नेता और कांग्रेस के नेता सब सीधे सीधे खुली वार्निंग दे रहे हैं पाकिस्तान को। उधर पाकिस्तान क्या कह रहा है? ये टेंशन वो है जो पहलगाम में अटैक हुआ था। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने इंडिया का एक स्पाई ड्रोन कश्मीर में मारकर गिरा दिया है। यानी वो जासूसी कर रहा था पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने उसे नीचे गिरा दिया। अब ड्रोन्स वगैरह तो सरहद पर चलते ही रहते हैं, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें इस तरीके से मुहैया करवा दी होंगी। बता दीजिएगा अगर कहीं कोई दिक्कत हुई, और कौन सी कहानियाँ आप देखना चाहते हैं हिस्ट्री से। मैंने आपसे सुबह भी सवाल किया था, ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस पर आगे प्रोग्राम बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।